तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है जीनोम मैपिंग। और इसमें दो टाइप की मैपिंग मेनली हम लोग देखेंगे, एक तो रेस्ट्रिक्शन मैप और दूसरा एसटीएस मैपिंग कैसे होती है। तो मैपिंग अगर कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, जो भी जेनेटिक मार्कर्स मौजूद हैं जीनोम में उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ जेनेटिक मार्कर्स के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, आपस में कितनी दूरी पे इस्टेब्लिश्ड हैं, लोकेटेड हैं, उसको पता लगाना ही जीनोम मैपिंग का मकसद होता है। अब जीनोम मैप और जीनोम सीक्वेंस, इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है मैप जो है वो लेस डिटेल्ड होता है एज़ कंपेयर टू जीनोम सीक्वेंस, क्योंकि मैप में हम स्पेसिफिक मार्कर्स की ही लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम ये कहें मार्कर के ही सीक्वेंसेस को इस्तेमाल में लाके मैप तैयार किया जाता है। एसटीएस मैपिंग के केस में हम लोग ये देखेंगे, या इवन रेस्ट्रिक्शन मैप में भी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हैं जीनोम में, सिर्फ उनके सीक्वेंस के ही बेसिस पे वो मैप तैयार करते हैं। तो जीनोम सीक्वेंस में तो सभी सीक्वेंसेस पता चल जाएंगे हमको, लेकिन यहाँ पे जीनोम मैप में स्पेसिफिक जो मार्कर्स हैं उन्हीं के सीक्वेंस के बेसिस पे मैप तैयार किया जाता है। लेकिन अपना अपना यूज़ है। और अब तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो काफ़ी आसान हो गई है, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग की वजह से 24 घंटे में जो है पूरा ह्यूमन जीनोम मैप हो सकता है, मैप कह रहे हैं सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन जब ऐसी सुविधा नहीं हासिल थी तो उस दौरान जीनोम मैप का इस्तेमाल काफ़ी प्रचलित था। तो अब तीन तरीके से मैप जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। एक को हम कह रहे हैं जेनेटिक मैप, दूसरे को साइटोलॉजिकल या साइटोजेनेटिक मैप, और तीसरा फिजिकल मैप है। तो ये तीनों हैं क्या, देख लेते हैं। जेनेटिक मैप तैयार करने के लिए हमको जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन कैसे पता चलती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन से। मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंटली रिकम्बाइन कर रहे हैं, और वो चीज़ तो हमको मालूम ही है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ मियोसिस। और इस जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमॉर्गन से। इससे क्या पता चल जाता है हमको जेनेटिक मैप से, पहला तो जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस में रखे हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पे रखे हुए हैं। जैसे लिंक्ड जीन्स होती हैं तो जाहिर सी बात है उनमें डिस्टेंस रिलेटिवली कम होती है, जिन सेगमेंट्स की दूरी ज़्यादा, जिन जीन्स के बीच में दूरी ज़्यादा होती है उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक आइडिया है हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स से भी। फिर साइटोलॉजिकल या साइटोजेनेटिक मैप, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम के ही अंदर जो विजिबल लैंडमार्क्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे जेनेटिक मार्कर्स की लोकेशन का पता लगाते हैं। अब लैंडमार्क्स क्या हो सकते हैं, तो लैंडमार्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैंडिंग पैटर्न जो क्रोमोसोम का होता है वो। अब ये जो बैंडिंग पैटर्न है वो नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकता है क्रोमोसोम में। जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें ड्रोसोफिला के केस में, तो नेचुरल बैंड्स उसमें कैसे फॉर्म हो जाते हैं कि जगह जगह ज़्यादा क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैंड के फॉर्म में ही अपीयर होता है। तो वो स्पेसिफाई करेगा, बैंड को नंबर दिया जाता है तो उस बैंड की लोकेशन हमको पता है, और उस बैंड के रिलेशन में या उस बैंड से रिलेटिव क्या लोकेशन है जेनेटिक मार्कर्स की, ये हम लोकेट कर सकते हैं, नई पोजीशन हम असाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल। दूसरा तरीका क्या है कि हम स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करें, जिससे क्रोमोसोम के अलग अलग इलाके अलग अलग लेवल ऑफ स्टेन जो है वो लें, तो उससे भी एक बैंडिंग पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल या मैन मेड बैंडिंग पैटर्न होगा। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में अब जैसे जो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, इसमें डिवाइड करते हैं। तो
यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन जो होता है वो रिलेटिवली लूज होता है, तो कम स्ट्रेन लेता है, लाइट कलर्ड का होता है। हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा कंडेंस्ड क्रोमेटिन फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यानी स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके भी हम अलग अलग तरीके के डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करेंगे और डिफरेंट बाइंडिंग पैटर्न हमको मिलेगा। तो अब जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो इन बैंड्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई और लोकेट किए जाते हैं कि किस बैंड के आसपास है। अब इसमें जो फिश टेक्निक है वो जीन्स की साइटोलॉजिकल लोकेशंस को मैप करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। जीन्स की भी लोकेशन उससे पता चल सकती है, और दूसरे जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो जिनमें कोडिंग पार्ट्स नहीं होते हैं उनका भी लोकेशन हम पता लगा सकते हैं। फिश आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज करना बनता है। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल मैप की बात करते हैं। तो फिजिकल मैप में हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है जेनेटिक मार्कर्स के बीच की उसको पता लगाते हैं बेस पेयर्स के टर्म में। तो एक मार्कर जो है वो दूसरे मार्कर से कितने बेस पेयर दूर है एक्चुअल डिस्टेंस से पता चल जाती है। इसमें रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इंक्लूड होती है। फिश देखिए फिश जो है वो बैंडिंग पैटर्न के बेसिस पे भी हम फिश का यूज़ करके पता लगा सकते हैं, साइटोलॉजिकल मैप तैयार कर सकते हैं, और फिश का इस्तेमाल करके हम एक्चुअल फिजिकल मैप भी तैयार कर सकते हैं। देन वी हैव दिस एसटीएस मैपिंग। एसटीएस का मतलब सीक्वेंस्ड टैग्ड साइट। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे इसको समझाने की, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अब आते हैं हम इसमें जो दो मेन वही हमने बताया था रेस्ट्रिक्शन मैपिंग और एसटीएस, ये इनकी बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में क्या चीज़ के बेसिस पे मैप बनाते हैं? पोजीशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स की क्या पोजीशन है, और पोजीशन जिस हिसाब से वैरी करती है रेस्ट्रिक्शन साइट्स की, उसी हिसाब से जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं उनका साइज भी वैरी करेगा। दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स अगर पास पास होंगी तो साइज छोटा होगा, दूर होंगी तो साइज बड़ा होगा। रेस्ट्रिक्शन मैप क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन मैप जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन साइट्स का, बस यही रेस्ट्रिक्शन मैप है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो दो या दो से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इंडिविजुअली भी डाल के और फिर मिक्सचर फॉर्म में डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो एंजाइम्स भी ले सकते हैं या दो से ज़्यादा एंजाइम्स भी ले सकते हैं। जितने भी एंजाइम्स ले रहे हैं पहले उनको इंडिविजुअली डालेंगे, उसके बाद मिक्सचर। और मिक्सचर भी ऐसे बना सकते हैं जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास हैं, तो पहले तीनों को अलग अलग डाल दिया, उसके बाद 1+2 कर दिया, 1+3 कर दिया, 3+ या 2+3 कर दिया। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से भी हम एनालाइज करते हैं, तब एग्जैक्ट रेस्ट्रिक्शन मैप जो है वो हमको मिलता है। तो वो क्या है वो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट्स सी। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये 4 किलो बेस का है, 4 KB का, और इसका हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हैं दो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके, HIN3 और BAMH1। तो ध्यान से समझिएगा, साइज जानना बहुत जरूरी है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितने साइज का है? 4 किलो बेस का। HIN3 का जब हमने इस्तेमाल किया तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद हमको दो बैंड्स मिले, एक था 2.8 KB का और दूसरा था 1.2 KB का। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.8 + 1.2 विल बी इक्वल टू 4, और हमारा पूरा साइज जो था वो 4 KB ही था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। फिर हमने BAMH1 का इस्तेमाल किया और BAMH1 में हमको तीन फ्रेगमेंट्स मिल गए, 1.8, 1.3 और 0.9। अगर इन तीनों को भी आप ऐड करके यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा क्या? 8 3 11 9 20 0 2 1 3 1 4, ये भी आ गया 4 KB।
तो तीनों फ्रेगमेंट को अगर हम सीधे सीधे जोड़ देंगे तो ये भी 4 KB का, यहाँ पे दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो ये भी 4 KB का हो जाएगा। अब जब हमने इस्तेमाल किया दोनों को एक साथ, मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स इस्तेमाल किया, तो हमको जो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं वो ये 4 फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, 1.8, 1.9, 0.3। अगर इन चारों को भी आप जोड़ेंगे तो आपको 4 KB मिल जाएगा, जोड़ लीजिएगा। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम रेस्ट्रिक्शन मैप कैसे तैयार करें ये हमको समझना है। तो अगर शुरुआत यहाँ से करें, लेट्स सी, पहले तो हमको क्या करना है, हमारे पास डीएनए है 4 KB का, यहाँ तो सीधे एग्जांपल में सॉल्यूशन ही दे दिया है, लेकिन प्रोसीड कैसे करेंगे ये हम बात आपको समझा दे रहे हैं। लेट्स सी, यहीं पे बना देते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो देख लेंगे, मिटा देंगे। ये मान लीजिए 4 KB का हमारा डीएनए हो गया। इन 3 का इस्तेमाल हमने किया तो 2.8 KB का मिला और 1.2 KB का मिला हमको। तो 2.8 KB लगभग यहाँ तक आना चाहिए। तो सपोज करिए ये हमको एक साइट मिल गई, H, सिंपल H लिख दे रहे हैं हम। हिंट 3 की ये साइट मिल गई, इतना पोर्शन हो गया 2.8, इतना पोर्शन हो गया 1.2, ये साइज हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर बैम H1 का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो हमको 1.8, 1.3 और 0.9 KB का हमको मिल रहा है। अब अलग से अगर हम बना के देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक फ्रेगमेंट हमको मिला 1.8, दूसरा फ्रेगमेंट हमको मिलेगा 1.3। अब तीनों को हमको एकोमोडेट करना है इसी में, यानी कि कम से कम इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी बाम H1 की, जिसकी वजह से हमको टोटल 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसमें करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 1.8 ये मिल गया तो बचा कितना, 1.3 और 0.9 अगर हम करें तो 2.2 बचेगा। ठीक, जाहिर सी बात है इधर का ये जो पोर्शन है ये 2.2 बचेगा। अब 2.2 जो है तो हो सकता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ पे आए, इस साइट पे हम इतने को 1.3 माने और फिर बचा हुआ क्या होगा, 0.9 जो है वो यहाँ पे आएगा। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए ताकि समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसको मिटा दे रहे हैं, पहला वाला हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 0.9 वाला जो है वो इधर हो, यानी कि ये 0.9 है और ये वाला जो फ्रेगमेंट हमको मिला ये 1.3 KB का है, तब भी बात वही होगी, तब भी दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2.2 ही मिलेगा। अब इसी चीज को समझना है तो उसके लिए फिर मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। अब मिक्सचर में हम ध्यान से देखें तो हमको एक सेगमेंट मिल रहा है 1.8 KB का, दूसरा सेगमेंट मिल रहा है 1 KB का, तीसरा 0.9 और 0.3। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों फ्रेगमेंट्स जो है वो सेम साइज के हैं जो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, कहाँ थे हम, 1.8 KB ये हो गया। अगर हम इन दोनों को ओवरलैप कराएं, मतलब क्या, यहाँ से उठा के और यहाँ पे ओवरलैप करा दें
तो उस केस में क्या होगा कि ये है H की साइड, ये वाली है B और ये वाली भी है B की साइड, और ये इन दोनों में हमने दो ऑल्टरनेटिव्स आपको भी बताए थे। तो अगर इसको उठा के यहाँ पे ओवरलैप कराते हैं तो उस केस में क्या होगा, बी की साइड को हम कलर दूसरा दे दें, इस तरीके से दे देते हैं, इसको यहाँ से उठा के ओवरलैप कराएंगे तो ये तो 2.8 पे सेगमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये फ्रेगमेंट जो आ रहा है, लेकिन जब ओवरलैप कराएंगे तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। इतना इलाका, ये कलर ठीक नहीं है, इतना इलाका है 1.8 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इलाका यहाँ से लेके यहाँ तक है 2.8। इन दोनों के बीच में ये बचा क्या भाई, 2.8 माइनस 1.8, तो ये 1 KB का हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इतना फ्रेगमेंट जो है ये 1.2 KB का है, 1.2। और हमको अब यहाँ से जब, यानी कि 1.2 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ये 2.2 पूरा आया। वापस जब हम इसकी साइट यानी कि 1.3 और 0.9 को एकोमोडेट करना चाहेंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्रेगमेंट हमको कौन कौन सा मिल रहा है, ध्यान से अगर देखिए, 0.9 मिल रहा है और 0.3 मिल रहा है। यहाँ टोटल हमको कितना बचा हुआ कितना मिल रहा है इस हिंद 3 की साइड के बाद 1.2। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 0.9 और 0.3 को, तो टोटल कितना निकल के आएगा, 1.2 ही निकल के आएगा। ये साइट अब यहाँ पे जब ओवरलैप करेगी तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो इतना फ्रेगमेंट है दिस विल बी ऑफ 0.9 और ये जो छोटा सा हिस्सा बचा दैट विल बी 0.3। तो 9 3 12। मिक्सचर के फ्रेगमेंट्स अगर हम देखें 1.8 ये यहाँ पे दिख रहा है, 1 KB का ये यहाँ पे दिख रहा है, 0.9 KB का भी फ्रेगमेंट हमको यहाँ दिख रहा है और 0.3 KB का भी फ्रेगमेंट नज़र आ रहा है। क्या कुछ समझ में आया? अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब इसको सवाल लगाओगे तब थोड़ा समझ में आएगा। बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। प्रॉब्लम पे आते हैं जरा। प्रॉब्लम पढ़ें हम। हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA जिसको हमने 5 प्राइम एंड पे रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया है। जब इस DNA का डाइजेशन करते हैं E को R1 या बाम H1 से, तो हमको ये फ्रेगमेंट्स दोनों मिल जाते हैं इस साइज के। किलो बेस में ये नंबर है। अगर अनलेबल्ड DNA, ये तो लेबल्ड DNA के फ्रेगमेंट्स हमको मिल रहे हैं और अलग अलग जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनलेबल्ड DNA को जब डाइजेस्ट करेंगे दोनों एंजाइम्स का इस्तेमाल करके साइमल्टेनियसली, तब जो फ्रेगमेंट साइज हमको मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। इतने फ्रेगमेंट्स हमको नजर आएंगे। अब आपको इसका रेस्ट्रिक्शन मैप तैयार करना है। वहां बैंड के फॉर्म में दिखाया गया था, यहां फ्रेगमेंट का साइज एज इट इज लिख दिया गया है। क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे आप